हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग एक बार क्लियर कंफर्म करके बताइएगा कि मेरा साउंड आपके पास क्लियर जा रहा है। आप एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा और इस लाइव सेशन को आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मेरा ऑडियो क्लियर है। मैं इस लाइव सेशन को बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं और इस लाइव सेशन में आज होने वाला क्या है, तो मैं 2018 इवन प्रीवियस ईयर पार्ट वाइज मैंने 2 वीडियोस आपके लिए लेके आया था, लेकिन अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इस तरह के लाइव सेशन में मैं पार्ट को ब्रेक करके नहीं, बल्कि एक ही पार्ट में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर का। तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 2017 इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ डिटेल सॉल्यूशन। ये नहीं कि सिर्फ टिक आउट यही होगा, क्यों होगा, उससे और भी सवाल क्या बन सकते हैं, मैं बार बार इस चीज पे फोकस करने की कोशिश करता हूं। तो यहां से इस तरह के सवाल को हम लोग देखेंगे और उसका फुल डिटेल देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो चलिए फटाफट एक टाइम और आप लोग इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। और इसके जस्ट बाद मैं इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और चूंकि जब मैं एक मल्टी वाइब्रेटर का पूरा लाइव सेशन लेके आया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात किया था हमने मल्टी वाइब्रेटर से। तो हो सके, चूंकि मैं जब 2017 इवेंट का प्रीवियस ईयर लेके आया हूं, तो जरूरी नहीं कि इस प्रीवियस ईयर्स में मल्टी वाइब्रेटर से क्वेश्चंस नहीं होंगे, यूनिट 2 क्लैंपर क्लिपर से क्वेश्चंस नहीं होंगे, सबसे होंगे। इसलिए आप इस चीज पे फोकस करते हुए आप इस लाइव सेशन में लाइव चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं बड़ा जोरदार तरीके से इस लाइव सेशन को। 2017, एक बार फिर से 2017 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पूरा फुल डिटेल के साथ शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following multivibrator has 2 quasi stable state? सबसे पहला सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है ये मल्टीवाइब्रेटर का। पूछा है आपसे 2 क्वासी स्टेबल स्टेट किस मल्टीवाइब्रेटर के अंदर है, जो इसमें दिया हुआ है। तो क्वासी स्टेबल स्टेट की हम जहां तक बात करते हैं, तो नो स्टेबल स्टेट, उसमें क्या है, नो स्टेबल स्टेट। शुरुआत करें अगर हम लोग यहां से ए स्टेबल की अगर बात करना चाहें, तो ए स्टेबल के केस में स्टेबल स्टेट की संख्या कितना होता है, तो नो, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता, मतलब 0 स्टेबल स्टेट इसके अंदर होता है। अगर हम लोग बाई स्टेबल की बात करें, तो इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है और मोनो स्टेबल के अंदर में कितना स्टेबल स्टेट होता है, 1। मैंने स्टेबल स्टेट की बात की है। अगर क्वासी स्टेबल स्टेट की बात करें, तो बाई स्टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्वासी स्टेबल स्टेट कितना होता है, 0। क्वासी स्टेबल स्टेट कितना होता है आप बताइए, 0। लेकिन मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बीच में एक स्टेबल स्टेट और एक क्या होता है, क्वासी स्टेबल स्टेट। लेकिन ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है, इसके अंदर में नो स्टेबल स्टेट, मतलब 0 स्टेबल स्टेट के साथ 2 क्वासी स्टेबल स्टेट को रखता है। 2 क्वासी स्टेबल स्टेट को रहता है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीवाइब्रेटर हैज 2 क्वासी स्टेबल स्टेट, तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और यहां से हमने देखा 2-3 सवाल और, बाई स्टेबल में दोनों स्टेबल स्टेट और 0 क्वासी स्टेबल स्टेट, मोनो स्टेबल में 1 स्टेबल स्टेट और 1 क्वासी स्टेबल स्टेट। तो यहां से हमने 2-3 सवाल को कवर अप किया है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको रिपीटेड पूछ सकता है। तो क्वासी स्टेबल स्टेट अगर 2, तो ए स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा लाइव चैट बॉक्स में। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखिए इनमें से कौन बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह एक्ट कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है 5-5-5 टाइमर, स्कीमिक ट्रिगर, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दिस।
देखिए हम जब मल्टीवाइब्रेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर बेस्ड भी पढ़ते हैं, 555 टाइमर बेस्ड भी पढ़ते हैं, और स्कीमी ट्रिगर चूंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो बाई स्टेबल से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इसका बात करें इनमें से कौन बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर मतलब एक्ट करता है, तो 555 टाइमर क्या होगा, 555 टाइमर। फर्स्ट आंसर इसका होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग जवाब दीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, जिससे आपके अंदर में भी कॉन्फिडेंस आए। और आप लोग इस तरह के लाइव सेशन को जरूर शेयर कर दे आप अपने दोस्तों के पास, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही जोरदार मल्टीवाइब्रेटर से ये क्वेश्चन पूछा, फिर से पूछा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग थोड़ा सा चलें, कहता है 1 ट्रिगर इनपुट, 2 ट्रिगर इनपुट, 3 ट्रिगर इनपुट और 4 ट्रिगर इनपुट। फटाफट आप लोग इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में कीजिएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहा है, इसका आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कीजिए, फटाफट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स क्या 1 ट्रिगर इनपुट होता है, 2 ट्रिगर होता है, 3 ट्रिगर या 4 ट्रिगर। तो देखिए बाई स्टेबल की बात करें उससे पहले हम लोग दोनों सीखेंगे, एक ए स्टेबल और मोनो स्टेबल, और तीसरा है इसका क्या, बाई स्टेबल। अगर हम लोग ए स्टेबल की बात करते हैं तो ट्रिगरिंग पल्स कितना होता है, 0, ट्रिगरिंग इनपुट 0। मोनो स्टेबल की बात करते हैं तो ट्रिगरिंग इनपुट 1, और बाई स्टेबल की बात करते हैं तो ट्रिगरिंग इनपुट 2, ट्रिगरिंग इनपुट 2। तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को रिक्वायर्स होता है क्या 1 ट्रिगरिंग इनपुट, नहीं। क्या 2 ट्रिगरिंग इनपुट, तो हाँ। तीसरा क्या 3 ट्रिगरिंग इनपुट, तो नहीं। 4 ट्रिगरिंग इनपुट, नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स 2 ट्रिगर इनपुट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। 2 ट्रिगर इनपुट के साथ बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आता है। ए स्टेबल में 0 और मोनो स्टेबल में 1 ट्रिगरिंग इनपुट होता है। आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप आंसर भी कर रहे हैं बड़ा ही जोरदार तरीके से। बहुत लोग लाइव चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आप इस तरह से तैयारी करते रहे और आपको बताते चले कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से एग्जाम के पहले एग्जाम का जो शेड्यूल बनाया गया है, उस शेड्यूल में आप लोग आज ही से ये 1 सितंबर जो है वहां से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म को फिलअप कर दे और एग्जाम की तैयारी बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और जोरदार तरीका से करें, और एग्जाम के पहले एग्जाम में आप लोग भाग ले। और आपको बताते चले आपका जो भी सॉल्यूशंस VVI हो रहा है, उस तरह के और भी सॉल्यूशन हर एक चैप्टर में के बेसिस से हर एक सिलेबस में आपको मिलेंगे। तो आप इस तरह के लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन करें, आपको काफी फायदा होने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्लस में विथ सॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 4 नंबर की तरफ। 4 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहता है क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। देखिए यूनिट नंबर 2 जो लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस है, उसमें वो लिखा हुआ जरूर नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, वो लिखता नहीं है पर पूछा जाता है सवाल। वहां से लिखा है वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर और करंट टाइम बेस्ड जनरेटर, पर वहां से सवाल आपको क्लिपर और क्लैंपर से पूछा जाता है। पर यह बड़ा ही जोरदार तरीके से यह सवाल को पूछा गया है कि क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट करता है, मतलब उसके अंदर रिक्वायर्स होते हैं क्या कैपेसिटर, तो हाँ कैपेसिटर भी, डायोड हाँ, क्या रजिस्टर, तो हाँ ये तीनों चीज। इसलिए क्लैंपर सर्किट के अंदर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें कैपेसिटर भी होता है, डायोड भी होता है, और क्या होता है, रजिस्टर भी होता है। क्या होता है, रजिस्टर भी होता है। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछे क्लिपर सर्किट के अंदर क्या होता है। क्लिपर सर्किट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डायोड। लेकिन हम लोग क्लैंपर सर्किट की बात करते हैं तो उसमें कैपेसिटर भी होता है, डायोड भी होता है, रजिस्टर भी होता है। इसलिए इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिवाइस। फटाफट इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन है जो लीनियर डिवाइस है। क्या क्लिपर है, क्या इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, या बोथ बी एंड सी दोनों है। आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिवाइस। लाइव चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। देखिए, तो अगर इसमें से लीनियर डिवाइस की बात करता है तो हम जब आपको वीडियो लेक्चर में बता रहे थे तो बताया गया होगा, वहां पे आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको बताया गया होगा कि ये जो इंटीग्रेटर होता है और ये डिफरेंशिएटर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ये दोनों लीनियर डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर डिवाइस होते हैं। और हम लोग क्लिपर क्लैंपर की बात करते हैं तो ये वेब को शेप करता है, वेब शेपिंग करता है क्लिपर और क्लिपर। तो यहाँ लीनियर डिवाइस की अगर हम लोग बात करेंगे इसमें से तो इंटीग्रेटर भी सही होगा और डिफरेंशिएटर भी। मतलब 5 का ऑप्शन बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 5 का। इनमें से कौन लीनियर डिवाइस है? तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों। कौन है? इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आपको दोस्त बताते चले कि जो आपका 21 सितंबर से एग्जाम होने वाला है उसका आप तैयारी बड़ा ही जोरदार तरीके से इस तरह के लाइव सेशन को ज्वाइन करके कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो बताया जा रहा है, इसके पहले जो 31 अगस्त को एक लाइव सेशन चला एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का अभिषेक सर के द्वारा, तो उसमें यूनिट 22 VVI क्वेश्चंस बताए गए हैं। वो बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप उन चीजों को लिखने का प्रैक्टिस करें। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिखकर एक बार पढ़े फिर से लिखे, जिससे कि आपको वो अभ्यास में रहे। क्योंकि आप जब जिस चीज को जितना ज्यादा अभ्यास करते हो वो उतना ही ज्यादा खुल के सामने आपके पास आता है और वो चीज आपके अंदर में क्लियरेंस आ जाती है। आप उस चीज को बड़े अच्छे तरह से डिजाइन करके लिख सकते हैं। तो बार बार मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आप इस तरह के लाइव सेशन में ज्वाइन करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो ब्रीफली नहीं बल्कि डिटेल में डील किया जा रहा है, तो यहां से आप लोग आगे के प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं और काफी कम टाइम में बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हैं यहां से जुड़ के। तो अपने दोस्तों को आप लोग एक बार जरूर बताएंगे इस तरह के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स डायोड। देखिए, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि क्लैंपर के अंदर में कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन हम यहीं पे बात किए थे कि अगर सिर्फ डायोड की बात करता है तो क्लिपर के अंदर में सिर्फ डायोड होता है। जब आप वेब शेपिंग पढ़ रहे होंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस के अंदर, तो वहां पे आपको बताया होगा क्लिपिंग एंड क्लैंपर का कॉन्सेप्ट। तो वहां पे अगर क्लिपर की बात करते थे तो वहां पे क्या होता था? डायोड रिक्वायर्स होता था। फॉरवर्ड और रिवर्स के कंडीशन में हम सिग्नल को अप्लाई करके देखते थे कि हमारा आउटपुट कैसा मिल रहा है, कैसा हमारा वेब शेपिंग हो रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो इंटीग्रेटर ये लीनियर डिवाइस है, दूसरा डिफरेंशिएटर ये लीनियर डिवाइस है, तीसरा जो क्लिपर है। हम बार बार बात कर रहे थे कि अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड तीनों किस में लगा होता है तो उसका आंसर कौन होगा? उसका आंसर होगा क्लैंपर सर्किट। लेकिन अगर सिर्फ डायोड लगा हुआ बात करें, सिर्फ डायोड लगा हुआ बात करें तो वो किस तरह के सर्किट में होता है? क्लिपर में होता है। किस में होता है? क्लिपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स डायोड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लिपर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 6 क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और इस तरह के सेशन को ज्वाइन करके आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। एसबीटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसमें, बस
बार बार यही बोला जाता है हमेशा कि जो भी चीजें पूछी जाती हैं आपको उसमें प्रीवियस ईयर जरूर होता है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी अब पीछे के ईयर्स में पूछ चुका है हम उन चीजों को एनालाइज करते हैं और आगे के चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उसका डिटेल सॉल्यूशन, जिससे कि और भी क्वेश्चंस जो डिजाइन हो, जो और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे तो यह क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए मैग्नेटिक टेप यूनिट नंबर 3 और 4 बड़ा ही जोरदार तरह का सवाल ये पूछा है मेमोरी से। मैग्नेटिक टेप जो आप लोग पहले के टाइम में देखते होंगे कि मंदिर ये सब में लगा होता था, वो रील वाला जो होता था कैसेट जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप कैसेट बोलते हैं, वो रील वाला होता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल कौन है। तो देखिए मैग्नेटिक टेप में होता क्या था कि अगर इसमें 10 सॉन्ग हैं, सपोज कीजिए कि 10 सॉन्ग है इसमें 10 एक से लेके, और आपको इसमें से 6 नंबर का सॉन्ग सुनना है तो आपको इससे पहले नंबर ऑफ 5 सॉन्ग को बजाना ही होगा, मतलब 1 2 3 4 5, देन आफ्टर आपको 6 नंबर का जो प्लेस पे सॉन्ग है वो आपको सुनाई पड़ेगा। मैग्नेटिक टेप को हम लोग कैसेट के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में कैसेट का भी दे, ऑल्सो नोन एज की बात करें तो वो सही होगा, लेकिन हमारे पास ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जांपल ऑफ। मेमोरी की बात करें, किस तरह का मेमोरी है, उस बेसिस पे हम कहना चाहते हैं कि ये 6 नंबर का जो सॉन्ग प्ले करने वाला है, इसके लिए हमें 5 नंबर तक सॉन्ग प्ले करना होगा, देन आफ्टर 6 हमें सुनाई देगा। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, हमारे पास फोन है और मान लेते हैं कि 150 सॉन्ग है, हमें सुनना है 120 नंबर का, जस्ट हम तुरंत से जाते हैं वहां पे क्लिक कर देते हैं और सुन लेते हैं। ये अगर 130 नंबर का सुनना, जस्ट हम चेंज कर लेते हैं, 140 नंबर का सुनना तुरंत से सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक टेप के अंदर नहीं था, क्योंकि मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल मेमोरी था। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब क्या हुआ, 1 बाय 1 वो सॉन्ग आएगा, उसके बाद आप जहां सुनना चाहते हो वहां तक जाता था। लेकिन आज के टाइम में कौन सा मेमोरी है, सीक्वेंशियल नहीं, रैंडमली मेमोरी है, रैंडम मेमोरी है। हम कहीं से भी उठा के सॉन्ग को सुन सकते हैं, वहां से क्लिक कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या रैम नहीं, रोम, नन ऑफ दीज नहीं, ये सीक्वेंशियल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए, बार बार बोल रहे हैं मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल मेमोरी है, जिसे हम कैसेट के नाम से भी जानते हैं। 1 बाय 1 हम सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं सीक्वेंस वे में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये काफी बार पूछा गया सवाल है, और मैं आपको बताते चलूं 2018 में ही ये सवाल पूछा था कि ये 4 मार्क का सवाल पूछा था कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है। एक टाइम पूछा था वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बीच का डिफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं और भी जो सेशन लेके आने वाला हूं आपके लिए, उसमें जो VVI क्वेश्चंस यूनिट वाइज है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहां से कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बीच का डिफरेंसेस या दोनों क्या है, डिफाइन करना है, हम उसको पॉइंट वाइज डिफाइन कर सकते हैं। पर यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो नॉन वोलाटाइल है। शुरुआत करते हैं हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के कॉन्सेप्ट से। तो 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है वोलाटाइल, क्या मिलता है, वोलाटाइल। दूसरा आपको मिलता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो वोलाटाइल का अगर हम लोग मतलब समझना चाहें तो कहता है कि जब भी हम कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने के दौरान क्या हुआ कि पावर सप्लाई कट कर गया, पावर सप्लाई रिमूव कर दिया गया, तो उसका जितना भी डेटा था वो लॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा। अगर हम लोग इसमें बात करें वोलाटाइल में तो रैम, क्या बात कर रहे हैं, रैम, ये वोलाटाइल है। पावर सप्लाई रिमूव होने के बाद उसका डेटा लॉस कर जाना वोलाटाइल है। पर नॉन वोलाटाइल का केस क्या है, पावर सप्लाई
ऑफ होने के बाद या रिमूव होने के बाद भी डेटा लॉस नहीं करता है, डेटा लॉस नहीं करता है, वो आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल है। पर जो डेटा लॉस कर देता है वो वोलाटाइल, और इसका एग्जांपल रैम है। लेकिन नॉन वोलाटाइल आपको बार बार चिल्ला के पढ़ाया जाता है कि रोम नॉन वोलाटाइल है, ये परमानेंट मेमोरी है। लेकिन वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी में आता है, जिसे हम रैम बोल रहे हैं। वोलाटाइल टेम्पररी मेमोरी में आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल चूंकि ये रैम का टाइप है तो ये रोम, सी ऑप्शन, इसका 8 का सी ऑप्शन मतलब रोम, जो कि परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ये आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस लाइव सेशन में अभी तक जुड़े हुए हैं और आप रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप इस लाइव सेशन को और भी दोस्तों के पास शेयर कर दे, जितने भी दोस्त हैं। और चूंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, 21 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस तरह के लाइव सेशन में हर एक जिस सब्जेक्ट का लाइव सेशन यहाँ चल रहा है उस वहीं पे तुरंत आप यहाँ पे ऐड होइए, तुरंत से आप इसको ज्वाइन करें और बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ से ज्वाइन होके आपको वीवीआई के साथ फुल डिटेल दिया जाता है। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलें उससे पहले आप लोग इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें से कौन है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, शुरुआत करें शिफ्ट रजिस्टर से, सीसीडी, रोम, नॉट, कौन है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यहां से एक जो आपके पास सीसीडी नजर आ रहा है, इसका आंसर ये सीसीडी तो जरूर नहीं होगा, पर सीसीडी से जो सवाल पूछता है हम उस पर बात थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव का सवाल है कि सीसीडी स्टैंड फॉर, क्या पूछा गया है, सीसीडी स्टैंड फॉर। तो सीसीडी स्टैंड फॉर मतलब सी फॉर चार्ज, सी फॉर चार्ज, सी फॉर कपल्ड और डी फॉर डिवाइसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बहुत बार पूछा गया कि सीसीडी स्टैंड फॉर चार्ज कपल डिवाइसेस। ये आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये तो है नहीं। तो हम लोग इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे बोलते हैं, तो शिफ्ट रजिस्टर को किसे बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए 9th का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी शिफ्ट रजिस्टर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलने से पहले आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर के केस में सिलेक्ट लाइन बताना है। सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे कि ये जो 4:1 दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह मल्टीप्लेक्सर है, क्या यह मल्टीप्लेक्सर है या नहीं। तो मल्टीप्लेक्सर के केस में आपको एक चीज पता होगा कि सेवरल इनपुट प्रोवाइड्स करते हैं तो हमें 1 आउटपुट मिलता है, मतलब मेनी इनपुट्स के केस में हमें 1 आउटपुट मिलता है। मैं आपको बताते चलूं, यहां से सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं बल्कि मल्टीप्लेक्सर से भी पूछता है। मल्टीप्लेक्सर मींस मक्स मींस मेनी इनपुट 1 आउटपुट, मेनी इनपुट 1 आउटपुट, ये सही है। अब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन की बात करता है 4:1 मक्स, 4:1 मक्स में ये सिलेक्ट लाइन की बात कर रहा है। क्या यह मक्स है, तो हाँ, यहां पे जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं ये कितना है, सेवरल इनपुट्स है और आउटपुट कितना मिल रहा है, 1। बात रहा सिलेक्ट लाइन निकालने का कि यहां से हम सिलेक्ट लाइन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हम लोग सिलेक्ट लाइन को 2 के पावर n इक्वल टू जितना भी हम लोग डिजिटल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल इनपुट जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ इनपुट वाला पोर्शन को, उससे कंपेयर करते हैं और n जो आता है उसका सिलेक्ट लाइन होता है। n क्या होता है, उसका सिलेक्ट लाइन होता है। जैसे 4 इक्वल टू 2 का पावर n, तो यहां से 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 का पावर n लिख सकते हैं। यस,
अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि जब बेस सेम होता है तो उसका पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये एन बता रहा है क्या, सेलेक्ट लाइन को बता रहा है। एन क्या बता रहा है, सेलेक्ट लाइन। तो एन का वैल्यू कितना होगा, 2। एन का वैल्यू कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन 4:1 मल्टीप्लेक्स है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर कहने का मतलब 4 तो इसका इनपुट हुआ, 1 इसका आउटपुट दिखा रहा है, और 2 के पावर n से हम इनपुट को कंपैरिजन करेंगे तो 4 = 2 का पावर n, यहां से तो 2 का पावर 2 = 2 के पावर n, और ये जब बेस सेम है तो पावर n का वैल्यू कितना होगा, 2, और यहां पे n का वैल्यू कितना है, 2। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको आईसी से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आप एग्जाम देने से पहले एक टाइम पढ़ के जाइएगा इस चीज को। मतलब एग्जाम देने से पहले का मतलब अभी तो पढ़ ही रहे हैं, जब सेंटर पे आप जाइएगा, मतलब आप सेंटर पे जाइएगा तो वहां भी एक टाइम इस चीज को देख लीजिएगा कि आईसी से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसको एक टाइम के लिए ध्यान में जरूर रखिएगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमक्स आईसी। देखिए मल्टीप्लेक्सर आईसी से भी पूछता है और डीमल्टीप्लेक्सर आईसी से भी पूछता है। तो देखिए यहां से 74 139, 74 156, 74 151 और बोथ ए एंड बी। तो देखिए डीमल्टीप्लेक्सर आईसी की बात इनमें से कर रहे हैं तो 74 139 भी है और 74 156 भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी सही होगा। बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर आईसी और डीमल्टीप्लेक्सर आईसी आप लोग वन टाइम ध्यान में रखिएगा। यहां अगर हम लोग देखना चाहें तो डीमल्टीप्लेक्सर आईसी में 74 139 और 74 156 दोनों आंसर सही है। इसका आंसर बोथ ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी। कितना होगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 से डिजाइन किया गया है। यूनिट नंबर 7 से डिजाइन किया गया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहां तक कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो हम लोग एलईडी की बात करते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और बना सकते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चंस पूछा है, कहता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस जो है किसका एग्जांपल है, तो किसका है, डिकोडर का, मक्स का, इनकोडर का, डीमल्टीप्लेक्सर का। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, डिकोडर। इसका आंसर क्या होगा, डिकोडर। मतलब 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस जो है वो एग्जांपल है किसका, डिकोडर का। वो किसका एग्जांपल है, डिकोडर। आपके 3 और 4th यूनिट के अंदर में इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और एडर और सबट्रैक्टर से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस का एग्जांपल है कौन, डिकोडर। कौन सा एग्जांपल है, डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और आपको बताते चले कि यूनिट नंबर जो 5 है, डीए और एडी कन्वर्टर जो आपका है ये दोस्त, इससे सवाल काफी डिजाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल पार्ट और 6 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल पार्ट पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मैं अभी बता दूं। और यूनिट 5 जैसे ही मैं स्टार्ट किया था, आपको एक टाइम और जो 2018 इवेंट का सॉल्यूशन चल रहा था, उस टाइम मैंने रिजोल्यूशन और ये सब को लेके एक वीडियो को मैंने आपको आपके डायरेक्टर से लिंक पिन करवाया था और वहां से आप लोग उस चीज को देखे होंगे। तो उस चीज में ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम इस चीज को हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले तो बोलता है अ 4 बिट डीए कन्वर्टर।
डीए कन्वर्टर कह दिया, डीए कन्वर्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब इनपुट जो दे रहे हैं वो मेरा क्या है, डिजिटल सिग्नल होगा। इनपुट मेरा क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। अब ये बोल रहा है गिवन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट, इसका जो आउटपुट दे रहा है वो 4 वोल्ट दे रहा है, लेकिन कितना इनपुट पे, 4 एन इनपुट कोड ऑफ 10000, इनपुट कोड इसका 1000, इस पे इतना पे दे रहा 1000, इतना इनपुट पे उसका आउटपुट कितना दे रहा है, 4 वोल्ट दे रहा है। तो आपसे पूछना वो क्या चाहता है, पूछ रहा है कि आप आउटपुट वोल्टेज बताओ, इनपुट है आपके पास, आप आउटपुट वोल्टेज बताओ जब आपके पास इनपुट दिया हुआ है 0100। ये क्वेश्चंस गिवन है, इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। आप बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि आपका जो एनालॉग आउटपुट होता है, आपका जो एनालॉग आउटपुट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है K इंटू डिजिटल इनपुट, K इंटू डिजिटल इनपुट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, इसमें K क्या है। तो आपको जब शुरुआत का वीडियो दिखाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि एनालॉग आउटपुट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिजिटल इनपुट का, किसका, डिजिटल इनपुट का। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए K का यूज किया गया, जो परसेंट ऑफ रिजोल्यूशन दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, K परसेंट ऑफ रिजोल्यूशन, K परसेंट ऑफ रिजोल्यूशन दिखा रहा था। अब एनालॉग आउटपुट इक्वल टू K इंटू डिजिटल इनपुट आपके पास है। क्या ये जो फर्स्ट का आउटपुट और इनपुट पार्ट है यहां से हम K निकालें, और अगर हम K का वैल्यू कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं तो आउटपुट निकल सकता है इनपुट और K को रहते हुए। तो यहां से हम शुरुआत में एनालॉग जो आउटपुट मेरे पास है वो मेरे पास है 4 इक्वल टू K का वैल्यू मुझे नहीं पता है, पर डिजिटल इनपुट कितना के लिए है, तो 1 2 4 8, ये 8 के लिए है डिजिटल इनपुट के लिए। तो यहां से K का जब हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4/8 मतलब 1/2, कितना आएगा, K का वैल्यू 1/2 आएगा। ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। K का वैल्यू जब हमारे पास 1/2 आ गया, हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें चाहिए एनालॉग आउटपुट का वैल्यू, हमें चाहिए किसका वैल्यू, एनालॉग आउटपुट का वैल्यू हमें चाहिए। तो फिर से हम इस चीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एनालॉग आउटपुट इक्वल टू क्या होगा जी, तो K इंटू डिजिटल इनपुट। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एनालॉग आउटपुट तो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इक्वल टू K का वैल्यू हमें पता है 1/2, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो कोड है इतना के लिए, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जब इनपुट कोड 0100 होगा, कितना होगा 0100। तो इस डिजिटल इनपुट को हम चेंज करें तो 1248, तो यहां से ये वाला पार्ट कितना होगा 4, ये पार्ट कितना होगा 4, तो यहां से कटेगा तो 2 2 जा 4, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 2 वोल्ट आएगा। इट मींस फाइनली एनालॉग जो आउटपुट होगा वो मेरा कितना होगा 2 वोल्ट होगा, कितना होगा 2 वोल्ट होगा। यहां से इसका एनालॉग आउटपुट 2 वोल्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13 का राइट आंसर होगा 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 13 का राइट आंसर होगा। आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होगी, यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होगी, यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे इस चीज को बढ़ाते हुए 14 नंबर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करने आए हैं। ये भी यूनिट नंबर 5 से सवाल डिजाइन किया गया है, जो डीए कन्वर्टर का टाइप है। जो हम लोग 3 तरह के डीए कन्वर्टर पढ़ रहे थे, वेटेड टाइप, R2R और लैडर टाइप। तो वेटेड टाइप से ये क्वेश्चन डिफाइन किया गया है, और ये आपके सर्किट से क्वेश्चन है। बड़ा ही लाजवाब और जोरदार क्वेश्चन है ये 14 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट सर्किट से। मैं अभी जस्ट आपको याद दिलवाता हूं कि ये किस तरह के सर्किट से ये डिजाइन किया गया है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो नजर आ रहा है, कहता है इन 4 बिट वेटेड डीए कन्वर्टर द रजिस्टर वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलएसबी इज 8 किलो ओम। देखिए आपको एलएसबी का जो रजिस्टर वैल्यू है 8 किलो ओम है।
तो पूछ रहा द रजिस्टर वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एमएसबी इज, तो एमएसबी का रजिस्टर कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। यहां से हम लोग देखेंगे तो हम आपको वेटेड टाइप का जरा सा कॉन्सेप्ट देने आए हैं। तो यहां से सर्किट की तरफ हम लोग अगर मूव करना चाहें तो देखिए यहां से आप क्या करते थे कि ये रजिस्टर अगर हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो 2, यहां से क्या करते थे 3, यहां से क्या करते थे 4। ये आपका यहां से ऐसे होता था, यहां से ये कनेक्ट, यहां से हम लोग आगे कंपैरेटर लगाते थे प्लस माइनस करके और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट देख के कंपैरेटर को। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि ये पार्ट आपका एलएसबी होता था और ये वाला पार्ट आपका क्या होता था एमएसबी। हम बार बार इस चीज पे फोकस करना चाहते थे कि 2 के पावर n के फॉर्म में रजिस्टर डिफाइन किए जाते थे। जैसे 2 के पावर n का वैल्यू 0 है तो n का वैल्यू 0, 2 का पावर 0 मतलब कितना होगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे r, इसके बाद 2 के पावर n से डिफाइंड तो 2r, फिर 4r और फिर यहाँ क्या लिखते थे 8r। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपके एलएसबी का जो रजिस्टर वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 8 किलो ओम है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो एलएसबी का 8R है, मतलब रजिस्टर की बात कर रहा है किलो ओम में। तो पूछ रहा है कि जो इसके वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एमएसबी, तो एमएसबी का कितना होगा। हम बोल रहे हैं रजिस्टर यहाँ पे जो एलएसबी है उसका वैल्यू कितना है 8 किलो ओम दिखा रहा है। तो हम लोग एमएसबी की तरफ चलें तो ये सबसे यहाँ फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है एमएसबी, और एमएसबी के पास आर है सिर्फ, मतलब इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ से क्या हम लिखेंगे 1, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे इसका जो वैल्यू होगा 1 किलो ओम होगा। क्या होगा इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग रजिस्टर वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। किस केस में, तो एमएसबी के केस में। और किस तरह के डीए कन्वर्टर में, तो वेटेड टाइप रजिस्टर डीए कन्वर्टर में। तो इसका आंसर कौन होगा ए 1 किलो ओम। इस तरह से हम बनाएंगे। एलएसबी में 8 किलो ओम है, 8R है, और यहां से हम क्या बनाएंगे 1 किलो ओम है इसके एमएसबी में। तो इसका आंसर कौन होगा ए, 14 का आंसर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 15 क्वेश्चंस का आंसर। कहता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज यूज्ड इन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको नोटेड पॉइंट करवा के लिखाया जाता है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज एडी कन्वर्टर के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है एडी कन्वर्टर के अंदर में सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज किया जाता है। आप इस चीज को एक बार ध्यान में रखेंगे, आपको ये चीजें नोटेड करवाए जाते हैं नोट पॉइंट में। ठीक है, तो सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट का यूज एडी कन्वर्टर के ही अंदर हुआ था, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। अब हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर की बात करें। आप लोग 16 नंबर से 2 सवाल बहुत बार पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन से 2 सवाल बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और वो भी एडीसी से है। देखिए एनालॉग टू डिजिटल में पूछता है कि एन बिट पैरेलल कंपैरेटर एडी कन्वर्टर रिक्वायर्स खाली स्थान कंपैरेटर, मतलब पैरेलल टाइप के एडीसी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से फ्लैश टाइप एडीसी, इसी को बोलते हैं फ्लैश टाइप एडीसी। अब इसमें बोल रहा है कि एन बिट का कोई पैरेलल कंपैरेटर एडी कन्वर्टर रिक्वायर्स कितना कंपैरेटर, मतलब इसमें नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने लगे हुए होते हैं जब एन बिट का है। तो देखिए नंबर ऑफ कंपैरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ कंपैरेटर निकालने के लिए 2 के पावर n में से 1 को क्या करना होता है माइनस करना होता है। लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहें कि पैरेलल जो कंपैरेटर आप घूमने गए थे उसमें रजिस्टर की संख्या, मतलब कितना रजिस्टर लगा हुआ, तो 2 के पावर n से मिलेगा। मतलब रजिस्टर की बात करें तो n का वैल्यू 4 होगा, अगर तो कितना होगा 16 होगा, अगर 3 होगा तो कितना होगा 8 होगा। n है मतलब हम जितना भी डिजिट रखना चाहे रख सकते हैं। तो पैरेलल कंपैरेटर में जो हमारा कंपैरेटर का वैल्यू होगा वो 2 के पावर n माइनस कितना होगा 1 होगा, 2 के पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 16 का 2 के पावर n माइनस 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अ हार्ड डिस्क इज फॉर्मेटेड, हार्ड डिस्क बनता है किससे है, तो ट्रैक और सेक्टर दोनों। इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा।
देखिए हार्ड डिस्क डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछे तो टाइम लेना ही नहीं है। हार्ड डिस्क फॉर्मेशन होता है ट्रैक एंड सेक्टर से, ठीक है, किससे? ट्रैक एंड सेक्टर बोथ ए एंड बी। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क अगर हम लोग बात करते हैं तो हम उसमें एक्सेस टाइम को भी देखते हैं, लेटेंसी टाइम को भी और सीक टाइम, ये तीनों टाइम को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। और जो हार्ड डिस्क जिस टाइम हम लोग बता रहे थे उसके फॉर्मेशन पे ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर में जो डेटा का एग्जीक्यूशन और डेटा जो स्टोर हुआ है उस बेसिस पे, तो इसमें से हार्ड डिस्क की अगर बात करें, हार्ड डिस्क से रिलेटेड चीजें, तो सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम, मतलब ऑल ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 18 का सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 18 का सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचे हुए हमारे पास, एक 19 नंबर क्वेश्चन और एक 20 नंबर क्वेश्चन, और दोनों ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, याद रखना है, जिससे कि वहां पे क्लिक हो सके। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो कहता है कि 3 बाइट में कितना निबल होता है। आप फटाफट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 3 बाइट में कितना निबल होता है। तो देखिए एक बाइट में, यहां से एक बाइट में आपको 2 निबल होता है। कितना होता है? 2। तो यहां से कितना बाइट की पूछा है बात? 3 बाइट। तो 3 बाइट में 2 × 3 मतलब 6। कितना होगा? 6 निबल होगा। 3 बाइट्स में कितना निबल होगा? तो 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 6 इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तब तक आप लोग बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इस तरह के सेशंस का शेड्यूलिंग क्या किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए हर एक सब्जेक्ट का, आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, ये जिस तरह से हम हार्ड डिस्क के बारे में याद रख रहे थे कि ट्रैक एंड सेक्टर इसमें होता है, इस तरह से डेटा का स्टोरेज होता है। उसी तरह से अगर ये पूछे कि पीट्स एंड लैंड्स आर रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड होता है? सीडी रोम से। किससे रिलेटेड होता है? सीडी रोम से। ये जो पीट्स एंड लैंड्स आर रिलेटेड टू सीडी रोम, इसका कौन सा आंसर होगा? 20 का बी। जिस तरह से हम यहाँ पे याद कर रहे थे हार्ड डिस्क जो फॉर्मेट हो रहा था वो ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर से हो रहा था, मतलब उसमें हो रहा था। तो पीट्स एंड लैंड्स किस में होगा? तो ये सीडी रोम के अंदर होगा। लेकिन ये चीजें हार्ड डिस्क और ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसको आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप एक बार जरूर बताएं कि ये आपको 2017 इवन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन फुल डिटेल के साथ कैसा लगा। तो आप लोग इस तरह के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो आप बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।